चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विधानसभा सत्र की, जहां उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने विधानसभा में यह आश्वस्त कर दिया है कि राजकीय महाविद्यालयों में जल्द ही शिक्षकों के रिक्त पदों को भरा जाएगा। शिक्षकों के 1936 पदों के लिए शीघ्र ही भर्ती की जाएगी। अगले 2 से 3 महीने में रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। इससे पहले विधायक चंद्रभान सिंह आकिया के मूल प्रश्न में लिखे जवाब में उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में 555 पुस्तकालयाध्यक्ष और 555 शारीरिक प्रशिक्षक अनुदेशक पीटीआई के पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 535 पुस्तकालयाध्यक्ष, 540 शारीरिक प्रशिक्षक अनुदेशक पीटीआई के रिक्त पदों का तिथिवार विवरण सदन के पटल पर रखा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने विधानसभा में यह आश्वस्त कर दिया कि मांडल क्षेत्र में 1 महीने के भीतर अवैध कोयला भट्टियों को नष्ट कर दिया जाएगा। मंत्री संजय शर्मा ने प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र मांडल में संचालित अवैध कोयला भट्टियों के संबंध में भीलवाड़ा जिला प्रशासन के जरिए आश्वस्त किया गया है और कहा है कि अवैध कोयला भट्टियों को जल्द ही ध्वस्त कर क्षेत्र को इनसे मुक्त कर दिया जाएगा। विधायक उदयलाल भडाना के प्रश्न के लिखित जवाब में पर्यावरण मंत्री ने बताया कि मांडल क्षेत्र में बिला नाम चारागाह भूमियों पर 215 अवैध कोयला भट्टियां संचालित थी। 82 अवैध कोयला भट्टियों को मौके पर बंद करवाया, बाकी के खिलाफ कार्रवाई जारी है। दो 215 अवैध कोयला भट्टियां संचालित थी, जिनमें से 82 अवैध कोयला भट्टियों को मौके पर बंद करवा दी गई है एवं शेष के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सूची परिशिष्ट ए पर संलग्न है तथा निजी खातेदारी भूमियों पर अवैध कोयला भट्टियों के संबंध में सर्वे कराया जा रहा है। खंड 2, जी हाँ, कोयला भट्टियों से होने वाले प्रदूषण से फसलों तथा पेड़ पौधों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। वन विभाग एवं राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल को अवैध कोयला भट्टियों के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने पर राजस्व विभाग एवं संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। विधानसभा क्षेत्र मांडल में बिला नाम एवं चारागाह भूमियों पर 215 अवैध कोयला भट्टियों संचालित थी, जिनमें से 82 अवैध कोयला भट्टियों को मौके पर बंद करवा दी गई एवं शेष के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं झालावाड़ में दहेज शोषण कर अश्लील वीडियो और फोटोग्राफ्स सोशल मीडिया पर वायरल करने का मामला सामने आया। एक पीड़िता ने आरोपी वसीम खान के खिलाफ दहेज शोषण का मामला दर्ज करवाया, तो वहीं दूसरी पीड़िता ने कोटा आकर रेंज आईजी रविदत्त गौड़ के सामने परिवाद पेश किया। पीड़िता के परिजनों ने बताया कि वसीम ने कई नाबालिगों को अपने जाल में फंसाकर आपत्तिजनक वीडियोस बनाए, सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी देकर कई सालों तक यौन शोषण किया। जब युवतियों का रिश्ता तय हो गया तो आपत्तिजनक वीडियोस वायरल कर दिए। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों का कहना है कि एक बड़ा ब्लैकमेलिंग का कांड है, जिसमें बड़ी तादाद में पीड़िताएं शिकार बन गई हैं। आरोपी वसीम ने एक पीड़िता से 4 साल तो दूसरी से 8 सालों तक यौन शोषण किया। फिलहाल मामले में पुलिस ने आरोपी वसीम खान को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच खानपुर डिप्टी एसपी राकेश कुमार को दी है। 8 साल तक ब्लैकमेल किया है, मतलब इसकी शॉप है वहाँ पे हमारे घर के पास में, तो हम नहाते थे वहाँ पे, जहाँ पे इसने फ़ोटो खींची, वीडियो बनाई और फिर उसके बाद में वो जो मतलब सब कुछ बताया मुझे और उसके बाद में बोला कि है ना तेरे घर वालों को भी मार दूंगा और तुझे भी मार दूंगा जान से, अगर तूने जो ये वीडियो बनानी पड़ेगी और मुझे सेंड करनी, मैं जो बोलूँगा ना वो करना पड़ेगा तुझे। अभी एक परिवाद पेश किया था, एक बालिका है झालावाड़ जिले की, उन्होंने एक परिवाद पेश किया है, उस परिवाद पर मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। परिवादी ने बताया उसके खिलाफ मतलब उसके कोई अश्लील वीडियो बना करके और वायरल किए हैं। सोशल मीडिया पे लड़कियों के वीडियो लड़कों ने वायरल कर दिए और हमारे गांव के ये चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उसको फांसी की सज़ा मिले, उसके घर पे बुलडोजर चले। अजमेर जो ब्लैकमेल कांड हुआ था 250 छात्राओं के साथ में, गैर मुस्लिम युवतियों के साथ इस प्रकार का कृत्य हुआ था, वही कांड दोबारा दोहराया जा रहा है। जब पुलिस में शिकायत देने की बात करते तो जान से मारने की धमकी दी जाती है, सोशल मीडिया पर फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी दी जाती है। एक एफआईआर दर्ज कराई है
परिवार मामला संज्ञान में आते ही पुलिस ने सही धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया और उसी के साथ साथ ही आरोपी को डिटेन कर लिया गया है। इसमें अग्रिम अनुसंधान अभी जारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के रांची में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक का आगाज हुआ। 14 जुलाई शाम 6 बजे तक संघ की प्रांत प्रचारक की बैठक आयोजित होगी, जिसमें सभी 46 प्रांत प्रचारक और सह प्रांत प्रचारक शामिल होंगे, जो साल भर की योजना और उसके क्रियान्वयन को लेकर चर्चा करेंगे। इस बार परिवर्तन के साथ हुए प्रशिक्षण वर्गों की समीक्षा की जाएगी। आगामी शताब्दी वर्ष में देश भर में सभी मंडल स्तर तक कम से कम एक शाखा हो, इसकी भी योजना बनाई जाएगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने एक साधारण कार्यकर्ता की भांति प्रदेश वृहद कार्य समिति की व्यापक तैयारियों का जायजा लिया और साथ ही शहर की साज सज्जा के दौरान कार्यकर्ताओं के साथ स्टैच्यू सर्कल पर खंभों पर भाजपा के झंडे लगाए। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश का संचार करते हुए भारत माता की जय के नारे भी लगवाए। की लगातार तीसरी बार देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक बजट के बाद सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में एक उल्लास का वातावरण है और इस मौके पर ये प्रदेश कार्य समिति निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के आने वाले कार्यक्रमों और पार्टी के व्याप को बढ़ाने के लिए एक मजबूती प्रदान करेगी। पर्यटन विकास निगम अपना राजस्व बढ़ाने और बंद पड़ी या फिर घाटे में चल रही यूनिट्स को एक बार फिर से मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रहा है और इसी के चलते 38 इकाइयों को ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस के आधार पर निजी क्षेत्र को देने की तैयारी चल रही है। इकाइयों को चिन्हित कर लिया गया है और अगले सप्ताह निजी क्षेत्र में देने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किया जा सकता है। इन 38 इकाइयों में से 26 इकाइयां वर्तमान में बंद है, जबकि 12 इकाइयां संचालित की जा रही है, लेकिन वे सभी घाटे में चल रही है। पर्यटन निगम की प्रबंध निदेशक अनुपमा जोरवाल के स्तर पर प्रस्ताव फाइनल कर लिए गए हैं और अब उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी की अनुमति के बाद प्राइवेट सेक्टर से प्रस्ताव मांगे जाएंगे। माना जा रहा है कि इन इकाइयों को प्राइवेट सेक्टर में देने के बाद पर्यटन निगम का राजस्व तो बढ़ेगा ही, साथ ही जर्जर हो चली इन इकाइयों को भी नया जीवन मिलेगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। राजस्थान हाईकोर्ट ने नीमका थाना जिले के श्रीमाधोपुर नगरपालिका क्षेत्र के आम रास्ते पर अतिक्रमण से जुड़े मामले में राज्य के मुख्य सचिव, प्रमुख नगरीय विकास सचिव, डीएलबी नीमका थाना कलेक्टर, श्रीमाधोपुर उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, नगरपालिका अधिशासी अधिकारी और नीमका थाना पुलिस अधीक्षक से 4 सप्ताह में जवाब पेश कर मामले में स्थिति जो है वो स्पष्ट करने के लिए कह दिया है। जस्टिस पंकज भंडारी, जस्टिस प्रवीर कुमार भटनागर की खंडपीठ ने यंत्रिम आदेश राम सिंह और बाबूलाल बिजरानिया की जनहित याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। एडवोकेट लक्ष्मीकांत शर्मा मालपुरा ने बताया कि नगरपालिका श्रीमाधोपुर के आम रास्ते पर सार्वजनिक निर्माण विभाग की भूमि पर प्रभावशाली लोगों ने अतिक्रमण किया है। प्रशासनिक अधिकारी कई बार अभ्यावेदन देकर अतिक्रमण हटाने की गुहार उनसे लगवा चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई अब तक हुई नहीं है। खंडपीठ ने अतिरिक्त महाधिवक्ता जीएस गिल को जनहित याचिका की प्रति सौंपने के आदेश देते हुए 4 सप्ताह में पक्षकारों से जवाब मांगा है। देश की अदालतों में बढ़ते मामलों के निस्तारण के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 13 जुलाई को साल 2024 की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट सहित प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों में शनिवार में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत का शुभारंभ राजस्थान हाईकोर्ट के नए भवन में सुबह 10 बजे किया जाएगा। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव हरिओम अत्री ने बताया कि प्री लिटिगेशन और लंबित मुकदमों में से 10 लाख मुकदमे लोक अदालत के समक्ष सूचीबद्ध करने के लिए चिन्हित किए जा चुके हैं। इन मुकदमों की सुनवाई के लिए अधीनस्थ अदालतों में कुल 512 बेंचेस का गठन किया गया है। हाईकोर्ट की जोधपुर स्थित मुख्य पीठ में 5 बेंच और जयपुर पीठ में 4 बेंचों का गठन किया गया है। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के तत्वाधान में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा हमारे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑनरेबल जस्टिस पंकज भंडारी साहब के निर्देशन में लोक अदालत 13 तारीख को संपादित की जानी है। इस अवसर पर हमने राज्य भर में तैयारियां की हैं और हमने जुलाई के प्रथम सप्ताह तक लगभग 5 लाख ऐसे प्री लिटिगेशन प्रकरणों को चिन्हित किया है जिनमें कार्रवाई संपादित की जा चुकी है और जिससे हम अपेक्षा करते हैं कि ऐसे 5 लाख और निरंतर जिनकी चिन्हितकरण जारी है
कि इन सारी प्रकरणों के अंदर हम लोक अदालत के माध्यम से, समझाइश के माध्यम से इनका निस्तारण कर पाएंगे। जैसलमेर पुलिस ने चलती बसों में बैग काटकर गहने चोरी करने वाली अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने अलग अलग पुलिस टीमों का गठन कर बदमाशों की तलाशी शुरू की है। पुलिस ने तकनीकी सहयोग से लगातार पीछा कर वारदात का खुलासा किया और गैंग के शातिर 6 आरोपियों को पकड़ा है। आरोपियों को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है। मुख्य सरगना राजा और राजेश के खिलाफ कुल 13 प्रकरण दर्ज है। देखिए, चलती बसों में बैग काटकर जो चीरा लगा करके गहने चोरी करने वाली गैंग सासी गैंग है, जिसमें कि जो मेन मुख्य सरगना राजा है इसके खिलाफ 13 प्रकरण दर्ज हैं। इसमें जो इनके मुख्य सदस्य हैं वो लगभग 6 हैं। हमने हरियाणा के जो शातिर मुलजिम हैं इनको लगभग 2 महीने से हम लोग लगातार इनके पीछे थे। हमारे पास में इनपुट भी था और ये जो 9/5 की घटना है उस घटना के बाद हमने स्पेशल टीम, एडिशनल एसपी, सीओ, डीएसटी टीम को हमने निर्देश दिए थे और उस टीम ने लगातार मेहनत करके जो संदिग्ध इस इलाके में आ रहे थे उनकी छानबीन की। राजसमंद के जिला स्वास्थ्य विभाग, डीएसटी और राजनगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली घी की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। टीम ने मौके पर बड़ी मात्रा में घी के 1 किलो के पैकेट और घी से भरे हुए टीन बरामद किए। साथ ही पैकिंग सामग्री, रिफाइंड तेल के खाली डब्बे और अन्य सामान भी बरामद किया। टीम ने मौके से संदिग्ध घी के 4 सैंपल्स भी लिए, जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा। तो वहीं मौके पर बरामद घी को सीज कर दिया गया। आज हमें डीएसटी की टीम से सूचना मिली थी कि यहाँ पर है ना संदेहास्पद घी बनाया जा रहा है। उसकी सूचना पर मेरी टीम, मेरे समेत और पुलिस विभाग की टीम साथ ही पहुँचे और यहाँ पर आकर देखा तो काफ़ी संख्या में घी के पैकेट और टिन रखे हुए हैं। उनमें से हमने, हमारे विभाग द्वारा जो कार्रवाई की जाती है, हमने सैंपल ले लिए हैं। डीएसटी टीम राजसमंद ने बताया कि डिप्टी खेड़ा में कालू पिता वरदालाल गुजर के घर में मिलावटी देसी घी की पैकिंग की जा रही है और आगे सप्लाई की जा रही है। इस पर मैं कार्यवाहक थाना अधिकारी थाना राजनगर और फूड इंस्पेक्टर साहब के साथ मौके पर पहुंचा। घर के अंदर 2 कमरों में पैकिंग करते हुए काफ़ी मात्रा में देसी घी के टीन और खाली पैकेट और पैकिंग किए हुए पैकेट मिले हैं, जिनकी कार्रवाई फूड इंस्पेक्टर साहब द्वारा की जा रही है। प्रतापगढ़ जिले के नवनिर्मित न्यायालय भवन का लोकार्पण समारोह कल आयोजित किया जाएगा। लोकार्पण राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधिपति मनेंद्र मोहन श्रीवास्तव करेंगे। समारोह में संरक्षक जज जस्टिस विनीत कुमार माथुर होंगे। दरअसल नागरिकों को अब एक ही परिसर में जिला कलेक्ट्रेट, जिला न्यायालय और एसपी ऑफिस मिलेगा। इसके माध्यम से सभी कार्य एक ही स्थान पर संचालित होंगे, जिससे प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुधार होगा और नागरिकों को सेवाओं की प्राप्त करने में आसानी होगी। जिला न्यायालय भवन G4 के रूप में तैयार किया गया है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार राजस्थान हाईकोर्ट भी पेपरलेस होने की ओर कदम बढ़ा रहा है। राजस्थान हाईकोर्ट ने पहले ही 1 जुलाई से ई फाइलिंग को अनिवार्य करते हुए पेपरलेस की दिशा में आगे बढ़ने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। शुक्रवार यानी आज राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव ने हाईकोर्ट में ई सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया। समारोह में वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस S चंद्रशेखर, वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी, जस्टिस दिनेश मेहता, जस्टिस मनोज कुमार गर्ग, जस्टिस अरुण मोंगा, जस्टिस मदन गोपाल व्यास, जस्टिस कुलदीप माथुर, जस्टिस डॉक्टर नुपुर भाटी, जस्टिस राजेंद्र प्रकाश सोनी, जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित मौजूद रहे। कार्यक्रम में रजिस्ट्रार जनरल और रजिस्ट्री के सभी अधिकारी, राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन अध्यक्ष आनंद पुरोहित, उपाध्यक्ष पिंटू पारेख, महासचिव मनीष टाक, राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रतनाम ठोलिया, महासचिव शिवलाल बरवड़ सहित पदाधिकारी मौजूद रहे। पीएचडी चैम्बर की ओर से कोल्ड चेन समिट के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया। उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि प्रमुख सचिव कृषि और हॉर्टिकल्चर वैभव गालरिया रहे।
उन्होंने कहा कि बजट में घोषित एग्रो प्रोसेसिंग पॉलिसी में किसान और उद्योगों के सभी बेहतर सुझावों को समाहित किया जाएगा। फल, सब्जी, खाद्यान्न के साथ डेयरी उत्पादों की गुणवत्ता के साथ विपणन के लिए प्रदेश में कोल्ड चेन को प्रोत्साहित भी किया जाएगा। इसके दूसरे सेशन में लेबर सचिव डॉक्टर पृथ्वी ने कहा कि जोधपुर क्षेत्र में मसालों की प्रोसेसिंग में माइक्रो कोल्ड स्टोरेज चेन कारगर साबित हो सकते हैं और इसके लिए डेमो यूनिट तैयार की जानी चाहिए। पीएचडी चैम्बर राजस्थान के चेयरमैन दिग्विजय ठाबरिया ने कहा कि वर्तमान में देश का कोल्ड चेन मार्केट 2 लाख करोड़ का है, जो 2032 तक करीब 6 लाख करोड़ पर पहुंच जाएगा। समिट में चैम्बर के सह अध्यक्ष सुमेर सिंह शेखावत और मनीष गुप्ता के साथ देश भर से आए विशेषज्ञों और उद्यमियों ने अपने विचार साझा किए। राजस्थान कोल्ड चेन समिट का आयोजन पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने दूसरी बार किया है और चूंकि राजस्थान की भौगोलिक परिस्थिति को हम देखें तो राजस्थान स्टेट का सबसे बड़ा प्रदेश है इंडिया का, तो यहाँ पर ट्रैवल टाइम काफ़ी बड़ा है। उसके अलावा दूसरी परिस्थिति हम देखें, राजस्थान का हमारा जो क्लाइमेट है वो गर्मी हमारे यहाँ 50 डिग्री प्लस हो जाती है तथा सर्दी में हम -10 डिग्री तक पहुँच जाते हैं।